बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेक्शन बी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन बी को ऑलमोस्ट 70% पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल रिएक्शन से सेक्शन बी के एंडिंग तक जाने वाले हैं। आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 50% से ज़्यादा ऑडियंस चैनल की वीडियोस को सब्सक्राइब के बगैर देखती है। कौन कौन से साइकोलॉजिकल रिएक्शन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में देखने को मिलते हैं? पहला है सोशल बॉन्डिंग है, दूसरा डिपेंडेंस होती है, तीसरा ट्रांसफेरेंस है, काउंटर ट्रांसफेरेंस है, रेजिस्टेंस और फिजिशियन बर्नआउट। अब इनके मेन कंसेप्ट को लेके आके चलते हैं। सोशल बॉन्डिंग का मतलब क्या है? सोशल बॉन्डिंग में ये होता है कि बाज़ वक़्त आपको पता है कि डॉक्टरों का अपने कोलिग्स के अलावा दूसरे बंदों के साथ रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल कि डॉक्टर के कुछ आर्मी में कुछ जानने वाले होते हैं, ओके, गवर्नमेंट के कुछ सियासतदान होते हैं, एमएनए होते हैं, एमपीए होते हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं। अब होता इससे क्या है? होता ये है कि जब वो एमएनए या एमपीए के कोई पेशेंट आएंगे तो हॉस्पिटल के अंदर वीआईपी कल्चर बनना शुरू हो जाएगा, वीआईपी इन्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं, अगर कोई दूसरे आम बंदा आ गया तो उसके लिए ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं होगा। तो जो सोशल बॉन्डिंग चल रही है, सोशल रिलेशनशिप है डॉक्टर का दूसरे पेशेंट के साथ, वो ज़्यादा खतरनाक हो गया है। या बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ये दूसरे बंदों के साथ सोशली लिंक ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्टर कम और आम बंदे ज़्यादा रखते हैं, ओके। तो इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा कम करना चाहिए, यानी डॉक्टर को अपनी प्रोफेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अपने जो रिलेशनशिप है, जो सोशल बॉन्डिंग है, उसको थोड़ा-सा कम करना चाहिए। हालाँकि ये बात ऐसे इतनी ठीक भी नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ़ पढ़ता रहे, इलाज करता रहे सारा दिन और उसकी कोई लाइफ़ ही ना हो। हाँ, ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा वो सोशल बॉन्डिंग खतरनाक हो सकती है। इसके बाद है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस के अंदर होता क्या है, बाज़ वक़्त कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पीछे पड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल छोटी-छोटी बातों का डॉक्टर से पूछना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर साहब कि क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? क्या डॉक्टर साहब क्या 1 मिनट में मैं कितने साँस लूँ? डॉक्टर साहब क्या मैं बैठ सकता हूँ? डॉक्टर साहब मैं लेट सकता हूँ? तो ऐसे फ़ज़ूल सवालात के लिए बार-बार डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इससे होता ये है कि डॉक्टर का प्रीशियस टाइम उस पेशेंट के लिए सारा टाइम उसी में लग जाएगा, उसका प्रीशियस टाइम वेस्ट हो जाता है, दूसरे पेशेंट्स के लिए टाइम ही नहीं बचता, खास तौर पे ऐसे पेशेंट जो क्रिटिकल हालत के अंदर होते हैं। तो ये डिपेंडेंस और ये वर्टिकल मॉडल के अंदर पहले बता चुका हूँ। इसके बाद है ट्रांसफरेंस होती है। अब ट्रांसफरेंस ये आपने समझना है, ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस में फ़र्क होता है, ठीक है? थोड़ा दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं, ओके। अब जो पेशेंट होता है ट्रांसफरेंस के अंदर, वो डॉक्टर के लिए भी वैसे ही फ़ील करता है जैसे वो अपने किसी क्लोज़ रिलेटिव के लिए करता था। यानी जो पेशेंट होता है वो ये देखता है कि मुझे डॉक्टर की रूप में या डॉक्टर की शक्ल में मुझे अपना कोई रिश्तेदार याद आ गया, ठीक है। अब उसके साथ पॉज़िटिव फ़ीलिंग भी हो सकती है, नेगेटिव फ़ीलिंग भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रिलेटिव था और उसने उसकी जान बचाई थी, तो उस डॉक्टर के लिए उसका पॉज़िटिव फ़ीलिंग होगी, लेकिन नेगेटिव फ़ीलिंग भी हो सकती है अगर वो दुश्मन था, तो उसकी उससे शक्ल मिलती है, ओके। तो जो ट्रांसफरेंस होती है, ट्रांसफरेंस के अंदर जो पेशेंट होता है अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को उस डॉक्टर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक हो गया। तो ये ट्रांसफरेंस होती है। और काउंटर ट्रांसफरेंस के अंदर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि पेशेंट बिल्कुल मेरी माँ जैसा था, या मेरे छोटे भाई का शक्ल भी बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह इस पेशेंट की थी। इन दोनों के केस में चाहे वो ट्रांसफरेंस है, काउंटर ट्रांसफरेंस है, डॉक्टर को केस अपने सीनियर डॉक्टर की तरफ रेफ़र करना चाहिए, सीनियर कॉलीग्स की तरफ रेफ़र करना चाहिए। लेकिन अगर बार-बार ट्रांसफरेंस या काउंटर ट्रांसफरेंस सेम डॉक्टर को पेश होती है, तो इस केस में उसको साइकोथेरापेटिक एडवाइस लेनी चाहिए, खुद साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस, ओके। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो डॉक्टर की हदायत के ऊपर अमल नहीं करते, यहाँ तक कि डॉक्टर वार्निंग दे-दे के थक जाता है कि प्लीज़ ये ना करना, आपको लंग्स कैंसर है, स्मोकिंग को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ते। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वाले पेशेंट रेड मीट को खाते रहते हैं, हालाँकि उसको मना किया होता है। नेक्स्ट है अनवेल फिजिशियन और बर्नआउट। आपको पता है कि डॉक्टर के पास पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ़ का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस स्ट्रेस की वजह से जो फिजिशियंस होते हैं फाइनली फटीग हो जाती है, एग्ज़ॉस्ट हो जाती है, बर्नआउट हो जाती है। तो उसको बोलते हैं अनवेल फिजिशियन और बर्नआउट, क्योंकि उनके ऊपर पर्सनल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अप्लाई होता रहता है। क्या इसके साइन होते हैं कि बहुत ज़्यादा यानी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यानी 12 घंटे या इससे ज़्यादा ड्यूटी देना, लेकिन इस ड्यूटी में कोई एक्सरसाइज का टाइम ना हो, या फैमिली, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वीडियो दरमियान में स्टॉप हो गई थी। अच्छा, ये बता रहा था कि वो कौन-कौन से अर्ली साइंस क्या होती है बर्नआउट की या फिजिशियन अनवेल के, जिसमें फिजिशियन एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। लाइक अगर वो काफ़ी ज़्यादा घंटों तक काम करता है, लेकिन उसमें एक्सरसाइज करने का या अपनी फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं होता, या फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्शन नहीं हो पाता, तो इस केस में वो एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, ओके। या उसका टेम्पर ख़त्म हो गया, ओके, या काम करते वक़्त उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उसका फैमिली लाइफ़ डिसऑर्डर्ड है, ओके। या क्लिनिकल स्किल्स है उसके पास इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इम्पेयर्ड हो गई है, डिसऑर्डर्ड हो गई है, जॉब चेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, कभी इस वार्ड में, कभी उस वार्ड में, कभी इस हॉस्पिटल में, कभी दूसरे हॉस्पिटल में। या पेन किलर का अनप्रिस्क्राइब्ड और मिसयूज़, ट्रैंक्विलाइज़र्स भी हो सकती है, स्मोकिंग या अल्कोहल की वजह से भी जो
फिजिशियन होता है वो अनवेल हो सकता है या बर्न आउट हो सकता है। तो इस केस में अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो उसको साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है, या सीनियर वगैरह को इत्तला करना चाहिए या पीएमडीसी को रिपोर्ट करना चाहिए। अब है प्रोफेशनलिज्म इन द हेल्थ केयर। ओके, कि जो प्रोफेशनलिज्म होता है हेल्थ केयर में, जो हेल्थी डॉक्टर रिलेशनशिप होते हैं वो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब किसी भी डॉक्टर को अगर वो प्रोफेशनल खिलाना चाहिए तो उसको 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है या उसके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए तभी उसको प्रोफेशनल कहेंगे। पहला नॉलेज, दूसरा स्किल और तीसरा एटीट्यूड। ओके, अब उससे नॉलेज होती है, ओके, यानी उसको तमाम मेडिकल नॉलेज अच्छे तरीके से आनी चाहिए, बिहेवियर साइंस की भी होनी चाहिए, फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन का पता होना चाहिए, नॉर्मेलिटी और सब चीज़ों का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ओके, स्किल्स भी आगे यहाँ पर 4 टाइप्स की स्किल है कि उसके पास रिटन कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, पेशेंट मैनेजमेंट स्किल भी होनी चाहिए और रिसर्च स्किल भी होनी चाहिए। और लास्ट है एटीट्यूड, रिलेशनशिप या बिहेवियर। ये पेशेंट की तरफ कैसा होना चाहिए, सोसाइटी की तरफ या सेल्फ डेवलपमेंट अपनी तरफ कैसा होना चाहिए। ओके, और फिर जो प्रोफेशनल कैरेक्टर्स होते हैं उनको डिटरमिन करने के लिए कि इस डॉक्टर में कितना प्रोफेशनलिज्म है। ओके, तो उसको चेक करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, तो इन्हीं की बेस पर हम नंबरिंग देते हैं। लाइक प्रोफेशनल अटायर है, रेस्पेक्ट फॉर टाइम, पंक्चुअलिटी है, इनके नंबर होते हैं और उनको मिला के ही हम ये कहेंगे कि डॉक्टर प्रोफेशनल था या नहीं था। ओके, जो स्किल कौन कौन सी होती है, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है, रिटन कम्युनिकेशन स्किल है। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में रिटन के अंदर उसको हिस्ट्री लिखना आना चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहिए एक्यूरेट, प्रिसाइज या एक्यूरेट मैनर से। ओके, मैनेजमेंट प्लान्स को लिखना चाहिए, डिस्चार्ज या रेफरल नोट्स को लिखना आना चाहिए। ओके, मेडिकल राइटिंग के अंदर कॉम्पिटेंसी शो होनी चाहिए। इसकी बात है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। ओके, तो उसको इन्फॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, पेशेंट को काउंसलिंग करनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स आने चाहिए। ओके, प्रेजेंटेशन स्किल्स आने चाहिए, दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरह से करना है। पेशेंट मैनेजमेंट स्किल के अंदर वो हिस्ट्री को इंटरप्रेट करे, एग्जामिनेशन की फाइंडिंग को नोट करे, ओके, आइडेंटिफिकेशन करे, एनालिसिस करे, ओके, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करे। ठीक है, और स्किल इन रिसर्च है कि रिसर्च एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, ऑर्गेनाइज करे रिसर्च को, एविडेंस बेस्ड मटेरियल को कलेक्ट करना सीखे और उनको यूज़ करना सीखे। तो ये स्किल्स होती है जो रिसर्च के अंदर आती है। अब एटीट्यूड, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए टुवर्ड्स द पेशेंट है, टुवर्ड्स द सोसाइटी और टुवर्ड्स द सेल्फ डेवलपमेंट। पेशेंट के साथ इसका थेरापेटिक और एथिकल रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्पैथी शो करना चाहिए, सिंपैथी वैसे नीक शो करते हैं, एम्पैथी शो करना चाहिए। ओके, मेडिकल एथिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म के हाईली स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। ओके, और एक लीडर की तरह और एक टीम मेंबर दोनों की तरह काम करना चाहिए टुवर्ड्स सोसाइटी। सोसाइटी में सोशल आ सकता है रोल, एथिकल रोल आ सकता है, लीगल एस्पेक्ट आ सकता है, और कॉस्ट इफेक्टिव यानी जो कम कीमत के अंदर, यानी इसकी फ़ीस का रेट काफ़ी कम हो, रिलेटिवली ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि हर पेशेंट इसके पास ना आ सकता हो। टुवर्ड्स अ सेल्फ डेवलपमेंट, ओके, तो हर ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट करनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कल्चर के, चाहे वो जिस मर्ज़ी कल्चर का है, चाहे उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, रिलीजन कौन-सा है। ओके, सबके साथ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर से पेश आए, फ्लेक्सिबिलिटी शो करे अपने बिहेवियर के अंदर, अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर जो स्ट्रेस है उसको रिकॉग्नाइज़ करना सीखे, उसके साथ डील करना सीखे, सेल्फ क्रिटिसिज्म या जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसको डील करना सीखे। ओके, ठीक है, सेकंड ओपिनियन को ऑब्टेन या वैल्यूएबल प्रोवाइड कर सके। अब प्रोफेशनलिज्म है, यानी ये डिसाइड करने के लिए कि डॉक्टर कितना प्रोफेशनल है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। ओके, पहला है प्रोफेशनल अटायर है कि उसकी क्लॉथिंग वगैरह, उसकी पर्सनैलिटी ठीक होनी चाहिए। ओके, दूसरा रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, या उसका टाइम को रिस्पेक्ट देना चाहिए, पंक्चुअलिटी को पाबंद होना चाहिए टाइम का। ओके, पेशेंट के बारे में कंप्लीट अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए, कंसिस्टेंट एंड फेयर इन रिपोर्टिंग पेशेंट फाइंडिंग के, पेशेंट की जो फाइंडिंग है चाहे वो चेंज हो रही है या कंसिस्टेंट फाइंडिंग है उनको नोट करता रहना चाहिए। ओके, यानी वो साबित कदम होना चाहिए पेशेंट की फाइंडिंग को रिकॉर्ड करने में, कॉन्शियसनेस है, विश टू डू राइट है। ओके, इसके बाद अवेलेबिलिटी टू द पेशेंट है, और लास्ट है रिलेशनशिप। ओके, हेल्थी रिलेशनशिप होना चाहिए पेशेंट के साथ, हॉस्पिटल स्टाफ के साथ, स्टूडेंट के साथ, कॉलीग्स के साथ, और फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनके साथ प्रॉपर हेल्थी रिलेशनशिप होना चाहिए। अब इन सब के नंबर्स होती है, लाइक जो रिलेशनशिप विद द कॉलीग्स और हॉस्पिटल स्टाफ, ठीक है, ओके, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसके स्कोर होते हैं। टोटल जो स्कोर होता है वो 1 से लेकर 10 तक एक्सटेंड करता है। ओके, जो 1 होता है वो पुअर है, 2 to 4 है नॉट डिज़ायरेबल है, लेकिन किसका अगर 5 से लेकर 6 स्कोर होता है तो वो एवरेज है, नीड्स इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, ओके, इसके बाद 7 to 8 है वो गुड में आता है, और 9 to 10 एग्जाम्पलरी या रोल मॉडल के तौर पे आ जाता है। तो नॉर्मली ये जो स्कोर होता है वो 1 से लेकर 10 तक एक्सटेंड करता होता है। ओके, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।